हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम हो रहा है या फिर होने वाला है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, आप पूरा ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का पूरा निचोड़ मैं आज की वीडियो में लेकर के आ गई हूँ। महा मैराथन क्लास है आज का ये वीडियो, जिसमें आपके हर यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा, ताकि आप लोग अपने हर क्वेश्चन के आंसर को तैयार करें और एग्जाम जाकर बहुत अच्छा दें। तो आज की वीडियो का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। हर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज की इस वीडियो के सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपकी जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स है उसको कंप्लीट करा दिया गया है। आपकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है हिंदी की, तो आप उसको चेक जरूर कीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपकी यूनिट्स को पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि पारिभाषिक शब्दावली से प्रश्न जरूर बनेगा आपका। तो पारिभाषिक शब्द वह शब्द होता है जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है, अर्थात जिन शब्दों की सीमा उनके निश्चित क्षेत्र में बांध दी जाती है तो वे शब्द पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं। जैसे आप कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो जो हिंदी कार्यालय में प्रयोग की जाती है उसके लिए कुछ अलग से वोकैबुलरी होती है और उसका प्रयोग कार्यालय के अंदर यानी ऑफिस के अंदर ही किया जाता है। ऐसे वेरियस जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आप फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के अंदर आप अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं और हर एक सब्जेक्ट की कुछ अलग पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं जिनका यूज उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। आप दूसरे क्षेत्रों में नहीं कर सकते, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैथ का फॉर्मूला है तो आप उसको इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं यूज करते। मतलब जो जिस चीज़ के लिए बना है, जिस क्षेत्र के लिए जो शब्द बना है उसी क्षेत्र में उसका प्रयोग होता है, तो वो उसकी पारिभाषिक शब्दावली होती है। कार्यालय हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है कि कार्यालय के अंदर कौन कौन से वर्ड्स को यूज किया जाता है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। पारिभाषिक शब्दावली को तैयार कर लीजिएगा और डिटेल में आप लोग पूरी क्लासेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन तैयार रहे। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूपण क्या है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो भी डिटेल में। तो आप लोग एक बार पूरी प्लेलिस्ट को चेक की, वहाँ पर आपको अपनी हर यूनिट डिटेल में मिलेगी, वो भी पूरा नोट्स के साथ। तो प्रारूपण क्या होता है ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कार्यालय में जब किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य कार्यालय, मंत्रालय को कोई पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जाता है तो उससे पहले उस पत्र का एक कच्चा रूप तैयार कर लिया जाता है। मतलब मान लो कि कोई एक संस्था है, चलो कोई मान लो कोई ऑफिस है, उस ऑफिस से अब दूसरी ऑफिस में कोई लेटर सेंड करना है, भेजना है लिख करके। तो अब लेटर जब एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में भेजना है तो डायरेक्ट आप सही रूप लिखेंगे, तो अगर उसमें गलती हो जाए तो आप उसको बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस लेटर का पहले कच्चा रूप तैयार किया जाता है, उसके बाद उस पत्र का कच्चा रूप ही प्रारूपण कहलाता है। और जब वो अधिकारी उसको पास कर देता है कि हाँ एकदम सही है, इसको मतलब इसका पक्का रूप तैयार करके सेंड कर दिया जाए, तो उसको भेज दिया जाता है। तो पत्र का जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसी को प्रारूपण कहा जाता है। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पत्र लेखन से क्या आशय है। मतलब पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं या पत्र लेखन का क्या अर्थ है। तो प्रश्न आपका कई तरीके से पूछ सकता है। तो पत्र लेखन के ऊपर भी वीडियो हम बना चुके हैं, तो इसको भी डिटेल में पढ़ा दिया है। देखो, पत्र व शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी होती है। मतलब ये एक ऐसा कागज होता है, जो लेटर होता है, जो पत्र होता है, जिसपे कोई बात लिखी जाती है या फिर कोई बात छापी जाती है। पत्र के द्वारा व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को लिख कर पहुँचाता है। यह लिखित रूप में अपने मन के विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुँचाने का माध्यम है। और पहले के टाइम में जब भी कोई बातचीत करनी रहती थी तो पत्र का ही यूज होता था, लेकिन आज भी कार्यालय वगैरह में लेटर का यूज होता है। पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापारिक जगत तक फैला है। मतलब जो पत्र लेखन है, पत्र जो लिखा जाता है,
जो मतलब कि जो पत्र लेखन है वो पारिवारिक जीवन में मतलब परिवार के सदस्यों को भी लिखा जाता है जो दूर रहते हो उनके लिए, या फिर व्यापार में भी पत्र को लिख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसके साथ व्यापार हो रहा है उसको लिखकर भेजा जाता है, जिसमें अपने मन के विचारों को लिखा जाता है, अपनी भावनाओं को लिखा जाता है, अपनी बातों को लिखा जाता है। और व्यापार में क्या होता है, व्यापार से रिलेटेड जो बातें होती हैं उनको लिखकर भेजा जाता है। तो पत्र लेखन का मतलब यही होता है। ये तो बहुत आसान है, इसको आप इजीली अपने शब्दों में बनाकर भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्र लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या क्या है। मतलब पत्र अगर लिखना है तो उससे पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है। आपका आंसर है कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक बिंदु, पहला पॉइंट है आपका जिसे पत्र लिखा जाए, मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब एज के हिसाब से, अगर आप अपने से बड़े उम्र को लिख रहे हैं, अपने से कम उम्र वाले को लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार जो शिष्टाचार पूर्ण शब्द होते हैं जैसे आदरणीय, महोदय, प्रिय, इस तरीके से जो वर्ड होता है वो प्रयोग करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पत्र लिखने से पहले कि पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। मतलब जो बात एकदम आपके दिल की है उसको इस तरीके से लिखना चाहिए कि पढ़कर सामने वाले को ये समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप लेटर में अपनी बातों को लिख दें और आपने जिसको भेजा वो पढ़कर समझ ही ना पाए तो ऐसा लेटर अच्छा लेटर नहीं माना जाता। लेटर ऐसा होना चाहिए जो आसान सी भाषा में लिखा हो, दिल की बात अच्छे से व्यक्त हो रही हो, ताकि पढ़ने वाला पढ़कर आपकी बातों को अच्छे से समझ जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पत्र में व्यर्थ बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। देखो, पत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो 5 से 6 10 पेज का हो। पत्र 1 पेज का होता है और उसी 1 पेज में पूरी बातें बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लिखनी चाहिए। इधर उधर की बातें अगर आप करेंगे लेटर में तो जिसको आप भेजेंगे वो पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। एग्जैक्ट बात होगी, वो पढ़कर फौरन समझ जाएगा। तो पत्र में कभी इधर उधर की बातों को नहीं लिखना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पत्र की भाषा बहुत ही सरल आसान होनी चाहिए। आप बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज करेंगे तो भी वो व्यक्ति नहीं समझेगा। खासकर आप उन शब्दों का यूज करें पत्र लिखते टाइम कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो उस भाषा को अच्छे से जानता हो, जिससे कि आपका लेटर और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पत्र में आशय करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब आप कोई बात कह रहे हैं, देखो हर बात कहने का 2 तरीका होता है। एक तो बहुत बड़ा होता है, घुमा फिरा कर वही बात की जाए, और एक छोटा तरीका होता है कि कम शब्दों में वो बात कहकर समझा दी जाए। तो लेटर में जहाँ तक हो सके उन शब्दों का यूज करो, उन वाक्यों का यूज करो जो छोटे हों और इजीली पढ़कर समझ आ जाएं। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पत्र को हमेशा स्वच्छ व सुंदर लिखना चाहिए। आप लेटर लिख रहे हैं, अब लिखकर जिसको भेजते हैं आपने इतनी गंदी राइटिंग में लिख दिया। जब आपने लेटर लिखना शुरू किया, एक लाइन लिखा, दूसरी लाइन में गलत हो गया, फिर उसको पूरा इस तरह से कट किया, फिर उसके नीचे लिखना शुरू कर दिया, तो लेटर गंदा लगेगा। जिसको आप भेजेंगे वो तो लेटर खोलते ही फाड़ कर फेंक देगा, वो उसको पढ़ेगा ही नहीं। तो लेटर ऐसी राइटिंग में लिखो कि जब उसको कोई खोले पढ़ने के लिए तो वो इतना अच्छा लिखा हो कि पढ़ने वाले का दिल चाहे कि वो उसको बार बार पढ़े। लेटर ऐसा लिखा होना चाहिए। 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि पत्र जिनको लिखा जा रहा है, मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, उनकी जो आयु है, जो एज है, उनकी जो योग्यता है एवं जो उनसे संबंध है, उनको ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप अपने अगर व्यापारी को पत्र लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे ऐसे वर्ड का यूज नहीं करेंगे जो उसके लिए अच्छा ना हो। और जब आप अपने घरेलू लोगों को, अपने परिवार के किसी सदस्य को लेटर लिख रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, वो चल जाएगा। दोस्तों को लिख रहे हैं, कुछ भी लिख देंगे अपने हिसाब से, वो चल जाएगा। लेकिन आप जिसके साथ व्यापार कर रहे हैं वहाँ आप उल्टा सीधा वर्ड यूज करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो ये 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पत्र लिखते टाइम इनको याद रख कर ही पत्र लिखा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षेपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संक्षेपण भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और संक्षेपण पर भी पूरी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। मैंने आपसे कह दिया है पहले ही कि जितना क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में सब पर डिटेल क्लास अपलोड है चैनल पे। देखिए, संक्षेपण की विशेषता में पहली विशेषता है कि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। ये पूरा होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। संक्षेपण की दूसरी विशेषता है कि संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। जब भी संक्षेपण लिखा जाए तो उसका जो भाव हो, जो टोन हो लिखने का, जो लैंग्वेज हो वो शुद्ध हो, सुस्पष्ट हो, यानी कि पढ़कर अच्छे से समझ आनी चाहिए। संक्षेपण की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब जब संक्षेपण लिखा जा रहा है
तो उसकी लैंग्वेज हो उसमें प्रवाह होना चाहिए और क्रमबद्धता का मतलब सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब जो बात पहले लिखनी है, जो बात पहले कहनी है वो आप उसको लिख रहे हैं बाद में, जो बात बाद में कहनी है आप उसको लिख रहे हैं पहले। तो ये क्रमबद्धता नहीं है। क्रमबद्धता का मतलब एक सीक्वेंस में पहले ये बात कहनी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो ये भी संक्षेपण की एक विशेषता है। संक्षेपण की चौथी विशेषता है कि संक्षेपण में गतिशीलता होनी चाहिए। इसकी पांचवी विशेषता है कि संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए। मतलब विस्तार का मतलब बहुत बड़ा संक्षेपण नहीं होना चाहिए। संक्षेपण की छठी विशेषता है अशुद्धि एवं व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो ग्रामर के रूल होते हैं, हिंदी व्याकरण का जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके लिखना है संक्षेपण को। उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण की सातवीं विशेषता है कि आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगे होने चाहिए। मतलब जब संक्षेपण लिखा जा रहा है तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत लग रही है विराम चिन्ह, जैसे कॉमा हो गया, डैश हो गया, खड़ी पाई हो गई, इन सब का चिन्ह लगा होना चाहिए ताकि संक्षेपण अच्छा लगे और कंप्लीट लगे। तो ये सब संक्षेपण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पर प्रकाश डालिए। देखिए कंप्यूटर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर की जो आपकी यूनिट्स है और जितने भी टॉपिक हैं सब हमने डिटेल में पढ़ा दिया है। तो आप देख लीजिएगा चैनल पर विजिट करके। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है उस पर प्रकाश डालो। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में लिखना होगा कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कैसा है। देखो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सन 1937 से सन 1946 के बीच डेवलप हुआ। 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डॉक्टर जॉन वी एटनासॉफ और क्लिफोर्ड कोरी द्वारा बनाया गया था। ये दो व्यक्ति थे, इनके द्वारा बनाया गया था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1937 ईस्वी में। इसे एटनासॉफ बेरी या एबीसी कहा जाता है। 1943 में सेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस बनाया गया था और कहा जाता है कि इस कंप्यूटर का वजन 30 टन था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे जो प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा। किसने बनाया था, नाम याद रखिएगा, किस सन में बनाया था, 1937 में, ये सब याद रखिएगा। इसका वजन कितना था, 30 टन था, ये भी याद रखिएगा और 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे इसमें। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पहले पीढ़ी की कुछ विशेषताओं का वर्णन करो। देखो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में और उसकी विशेषताएं आपको एकदम रट लेनी है क्योंकि कंप्यूटर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं आप नोट कर लीजिए। पहली विशेषता है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब कितना था, 18,000। दूसरी इसकी विशेषता है कि स्टोरेज यानी जो भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। स्टोरेज जो होता है कंप्यूटर के अंदर उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था इस कंप्यूटर के अंदर। इसकी तीसरी विशेषता है कि यह कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे। इसकी चौथी विशेषता है कि यह कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होता था, बहुत तेज होता था, बहुत तेजी से काम करता था। इसकी पांचवी विशेषता है कि यह कम विश्वसनीय होता था। मतलब इस कंप्यूटर पर किया गया जो काम होता था वो कम रिलायबल होता था, कम विश्वसनीय, यानी कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था ज़्यादा कि जो काम इस पे किया गया है वो एग्जैक्ट में एकदम करेक्ट हो, एकदम सही हो। बट आज के टाइम में आप क्या देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम आज के टाइम में कंप्यूटर पर हो रहा है और सब रिलायबल होते हैं, उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कम विश्वसनीय था। इसकी छठी विशेषता है कि इसमें मशीन और असेंबली प्रोग्राम भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो ये 6 महत्वपूर्ण विशेषता पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानडेक्स क्या है। यानडेक्स, देखो ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर शॉर्ट में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सर्च इंजन के बारे में जानते हैं। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे आप गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल पे आप कोई भी बात लिखते हैं उसका इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वर्ड हो जिसकी मीनिंग आपको ना पता, आप गूगल पे लिखते हैं, आप सर्च करते हैं, आपको मिल जाता है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है और जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह यानडेक्स भी एक सर्च इंजन है। तो आइए इसके बारे में जान लीजिए। यानडेक्स का प्रारंभ 1997 में हुआ था। इसकी शुरुआत 1997 1997 में हुई।
यह रूस का सबसे प्रचलित सर्च इंजन है। रूस कंट्री, रशिया के बारे में आप जानते हैं, वहाँ का सबसे ज़्यादा प्रचलित पॉपुलर सर्च इंजन है यांडेक्स। यांडेक्स में किसी भी जानकारी को सर्च करना गूगल की तरह ही आसान है। जैसे मैंने आपको बताया, गूगल पर आप कुछ भी लिखते हो फौरन वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज दे देता है। बिल्कुल उसी तरह यांडेक्स भी है। कोई भी जानकारी हो, कोई भी वर्ड मीनिंग हो, कोई भी बात हो, आप उस पर लिखोगे, आपको फौरन पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह सर्च इंजन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्राप्त करता है। देखो, यांडेक्स के बारे में तो आप जान गए, ये सर्च इंजन है और रूस में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित सर्च इंजन है जो 1997 में शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, सर्च इंजन क्या है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे आप गूगल के बारे में जानते हैं, यांडेक्स के बारे में आप अभी परिचित हुए, तो ये बातें आपको लिखनी होगी, सर्च इंजन क्या है उस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च इंजन क्या है, किन्हीं दो सर्च इंजन के नाम बताओ। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सर्च इंजन क्या है या आप सर्च इंजन से क्या समझते हैं, किन्हीं दो सर्च इंजनों के उदाहरण लिखिए या नाम लिखिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेडिंग डालेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए कीवर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में मदद करता है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन आपने पीछे समझा जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आप पहले पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए सर्च इंजन पे, आप गूगल पे सर्च कीजिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं, तो आपके सामने पूरी डिटेल में उससे रिलेटेड वेबसाइट सामने आएंगी। आप उसमें पढ़ करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो उस पर कीवर्ड डालोगे वो उसको इंटरनेट पर खोजेगा और आपको प्रोवाइड कराएगा और भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालता है, जो सर्च इंजन होता है। गूगल पे कुछ भी सर्च किया, गूगल पे आपको बहुत तरह के वेबसाइट मिलती हैं, आप सबको अलग अलग ओपन करके पढ़ते होंगे जो भी आप टॉपिक निकालते हैं। तो सर्च इंजन किसी सूचना तक अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। बहुत कम समय में, सेकेंडों का टाइम लगता है, आप कुछ भी सर्च करते हैं वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। कोई भी टफ से टफ वर्ड की मीनिंग आपको मिल जाती है सर्च इंजन पे, गूगल पे ईजिली। तो सर्च इंजन के बारे में आप ये तैयार रखिएगा। आप किन्हीं दो सर्च इंजन के नाम आप कैसे लिखोगे, आप पहला लिख दो गूगल का नाम, दूसरा लिख दो यांडेक्स का नाम। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या हैं। देखो, ये एग्जाम में पूछता है और लॉन्ग में पूछता है, पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं और पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है, आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पत्र लेखन की विशेषताएं क्या हैं। तो क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछ सकता है, जो कुछ मैं आपको डिटेल में बताती रहती हूँ वीडियोस के अंदर। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सब कुछ डिटेल में पता चलता रहे और अपने क्वेश्चंस की आप अच्छी से तैयारी करते रहें, हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से करते रहें। तो पत्र लेखन के बारे में तो आप समझ गए हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले कह दिया है। तो पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं लेटर के। तो पहला तो है भाषा। पहली हेडिंग आप रखोगे भाषा। इसमें आपको लिखना है कि पत्र में भाषा एक विशेष तत्व है। पत्र की भाषा बहुत ही सरल और आसान होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़कर आसानी से समझ में आ जाए। और पत्र की भाषा शिष्ट व विनम्र भी होनी चाहिए। एक बात आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, मान लें कि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में और जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो उसको हिंदी अच्छे से नहीं आती, तो आप वहाँ पे उसी लैंग्वेज में लेटर लिखें जिसको वो पढ़ने में कंफर्टेबल हो। मतलब आप जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं तो उसी लैंग्वेज में लेटर को लिखें जिस लैंग्वेज को वो पढ़ने में कंफर्टेबल है और इजीली उसको पढ़कर समझ सकता है। और आपके लेटर की लैंग्वेज बहुत शिष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, विनम्र अच्छी होनी चाहिए ताकि पढ़कर लगे कि हाँ आप प्यार से लिख रहे हैं लेटर को। लिखी हुई बातें भी कभी कभी लगती हैं अरे कितने कड़वे मिजाज में लिख दिया है लेटर, तो बहुत ही आराम से लिखा होना चाहिए, पढ़कर ऐसा लगे। पत्र लेखन की जो दूसरे आवश्यक तत्व है वो है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कंसाइज कहते हैं। देखो, पत्र में हमेशा व्यर्थ बातों को लिखने से बचना चाहिए। मतलब घुमा फिराकर आप कोई बात कह रहे हैं वही बात आप सीधे तरीके से कह सकते हैं, तो घुमा फिराकर मत कहिए, डायरेक्ट सीधे तरीके से वही बात कहिए। अगर आप पत्र में घुमाकर कोई बात लिखेंगे तो आप जिसको लिख रहे हैं वो लेटर आपका पढ़ेगा ही नहीं, फेंक देगा उठा करके। और मुख्य बातों को ही लिखना चाहिए, मतलब जो बात आपको लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैं लेटर लिख रही हूँ उन्हीं बातों को आप लेटर में लिखें। जो बातें ज़रूरी नहीं है कहना उन बातों को लेटर के अंदर मत लिखिए, क्योंकि लेटर कभी भी 4-5 पेज का नहीं होता, एक ही पेज में वो लिखा जाता है।
तो कम शब्दों में लिखिए, बेकार बातों को मत लिखिए, जो ज़रूरी है उन्हीं को लिखिए। वर्तमान युग में हर व्यक्ति के लिए समय धन की तरह मूल्यवान है। मतलब आप लिख दे 5-6 पेज का लेटर और उठा के भेज दे किसी को, कोई उठा के पढ़ेगा ही नहीं, देखेगा अरे यार 5 पेज का लेटर लिख के भेज दिया, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है जो मैं पढ़ूँ। एक पेज पढ़ते पढ़ते ही वो बोर हो जाएगा और उठाकर फेंक देगा, कहेगा हटाओ टाइम नहीं है। तो इसलिए लेटर बहुत कम शब्दों में लिखिए, छोटा लिखिए और वही बातें लिखिए जो जरूरी हो। इसलिए पत्र को संक्षिप्त लिखना चाहिए, छोटा लिखना चाहिए। अब देखिए पत्र का जो तीसरा आवश्यक तत्व है वो है स्वच्छता, यानी सफाई होनी चाहिए। काट पीट कर लिख रहे हो, एक लाइन लिखते ही गलत हो गया, काट पीट दिया, पेज दूसरा न उठा के उसी पे आगे से लिखना शुरू कर दिया, कितना गंदा लगेगा। एक तो लिख कर आप भेज रहे हैं और लेटर ऐसी चीज़ है कि जब उसमें अच्छी राइटिंग में लिखा होता है, क्लियर लिखा होता है, तो पढ़ने वाले को पढ़ना भी नहीं होता है तो भी वो एक नज़र देखकर पूरा लेटर पढ़ लेता है। तो इसलिए स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पत्र को स्वच्छ कागज़ पर स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। मतलब कागज़ भी आपका लोकल नहीं होना चाहिए, ब्लैक वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा कागज़ होना चाहिए। यदि पत्र टाइप किया गया हो तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी वर्ड्स की, एक भी शब्द की गलती नहीं होनी चाहिए। पत्र लेखन का चौथा आवश्यक तत्व है रुचिपूर्ण। रुचिपूर्ण का मतलब उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। पत्र यदि रोचक पूर्ण नहीं होता, पाठक का मतलब जो पढ़ने वाला है उसको प्रभावित नहीं करता। इसीलिए पाठक के स्वभाव एवं सम्मान को ध्यान में रखकर पत्र को लिखना चाहिए। मतलब पत्र जैसे मैंने आपको बताया कि राइटिंग अच्छी होगी, क्लियर होगा, लैंग्वेज अच्छी होगी, छोटा होगा पत्र, तो वो इंटरेस्ट वाला होगा और पढ़ने वाला उसको अच्छे से दिल लगाकर पढ़ेगा कि अरे देखो मेरे दोस्त ने या मेरे भाई ने, मेरे रिलेटिव्स ने क्या बात लिखकर मेरे लिए भेजी है। पत्र जिसको लिखा जा रहा है उसके संबंध में प्रयोग होने वाले शब्दों जैसे कि आदरणीय, प्रिय, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जिस तरीके के लोग को आप लेटर लिख रहे हैं उस हिसाब से आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। आप जैसे दोस्त को लिखते हैं या अपने से कम एज वालों को लिखते हैं या अपने भाई बहन को लिखते हैं, प्रिय का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपसे बड़े उम्र के हैं तो आप आदरणीय लिखिए, महोदय लिखिए, कुछ इस तरीके का वर्ड यूज करना होता है। पत्र लेखन का पांचवा आवश्यक तत्व है उद्देश्य पूर्ण। देखो पत्र जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा है उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आवश्यक बातें पत्र के अंतर्गत यानी पत्र के अंदर लिखनी चाहिए। मतलब आप लिख रहे हैं किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है, आपको किसी दोस्त को कॉन्ग्रेट्स कहना है, मतलब वो एग्जाम में फर्स्ट आया, ठीक है। अब आप उस बात को लेटर के अंदर लिख ही नहीं रहे हैं, आप इधर उधर की बात बता रहे हैं अपने ही बारे में कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, ये है वो है। जबकि आपने पत्र का टाइटल, आपके पत्र का टाइटल क्या है कि आप उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाह रहे हैं, बट वो बात तो उसकी तारीफ उसमें कहीं आ ही नहीं रही है, आप तो सब अपने बारे में ही बताए जा रहे हैं। तो पत्र ऐसा हो जिसमें जिस उद्देश्य से लिखा गया है, जिस पर्पस से लिखा गया है, वो बात उसमें सही तरीके से लिखी होनी चाहिए। इधर उधर की बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखकर ही लेटर को लिखना है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का वही इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, जो नहीं आएगा वो मैं आपको नहीं बता रही, जो आएगा जो एग्जैक्ट में इम्पॉर्टेंट है वही आपको बता रही हूँ। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब एक अच्छा पत्र जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि यह पत्र बहुत अच्छा है, तो क्या उसमें ऐसी चीज़ें होंगी, क्या उसमें कुछ फीचर्स होंगे कि हम उसको अच्छा कह सकते हैं। तो आइए देखिए कि क्या क्या एक अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो प्रश्न है ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेता है और लॉन्ग में भी पूछ लेता है, मतलब दोनों में पूछ लेता है। तो आपको यही पॉइंट्स लिखने होंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट और लॉन्ग में कैसे आपको लिखना होगा। ये मान लीजिए कि अगर ये आपके एग्जाम में शॉर्ट में पूछ देता है तो आप इस तरह से हेडिंग डाल के यही पॉइंट्स बस लिखकर छोड़ दीजिए। और अगर यही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछता है तो इस तरह हेडिंग डालकर हेडिंग के अंदर इसको पहली हेडिंग रखिए। जैसे पहला पॉइंट है विचारों की सुस्पष्टता, तो इसको पहली हेडिंग रखिए। फिर इसके अंदर 4 से 5 लाइन लिखिए, फिर इसको दूसरी हेडिंग लिखिए। मतलब इन्हीं पॉइंट्स को आप हेडिंग बना दीजिए। इसके अंदर सभी के अंदर 3 से 4 लाइन 5 लाइन लिखिए। क्या लिखेंगे समझिए। पहला है विचारों की सुस्पष्टता। मतलब एक अच्छा पत्र वही होता है जिसमें विचार, जो भी बातें लिखी गई हैं वो क्लियर लिखी गई हैं, पढ़कर अच्छे से समझ आ रही हैं, क्लियर हैं। दूसरा है संक्षिप्त और संपूर्णता। मतलब पत्र संक्षेप मतलब छोटा होना चाहिए और संपूर्णता मतलब कंप्लीट भी होना चाहिए। आप 5 पेज लिख लें और आपकी बात ही पूरी ना हो तो ये लेटर तो अच्छा हो ही नहीं सकता। लेटर ऐसा हो जो 1 पेज में लिखा गया हो और जो बातें कहनी हो वो पूरी भी अच्छे से हो गई हो। तो इस तरीके से आपको हेडिंग के अंदर बनाकर लिख देना है। देखिए बहुत ही सरल है आपके लिए, बहुत ही आसान है। तीसरा है बाहरी सजावट।
देखो जो पत्र है उसकी बाहरी सजावट भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको आप लेटर भेज रहे हैं वो बाहरी सजावट को देखकर ही खुश हो जाए और पूरा लेटर खोले और पढ़कर रख दे। अब देखिए चौथी है विशेषता सरल भाषा शैली। सरल मतलब आसान, भाषा शैली का मतलब आपकी लैंग्वेज भी सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए ताकि पढ़कर अच्छे से समझ आए। अब आप किसी को लेटर लिख दो मराठी में और उसको मराठी आती ही नहीं है तो फिर क्या है, लेटर पढ़ेगा क्या वो आपका? हरगिज नहीं पढ़ेगा। तो वही लैंग्वेज यूज कीजिए जो आपको भी आती हो और जिसको आप लिख रहे हैं उसको भी आती हो और वो आसान सी अच्छे वर्ड्स में लिखी गई हो, तो हम उसको एक अच्छा लेटर कह सकते हैं। छठी विशेषता है लेटर की क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब आपको जो बात पहले कहनी है वो बात आप पहले ही कहिए। ऐसा मतलब कि जो बात आपको बाद में कहनी है वो आप पहले कह दिए, जो बात आपको पहले कहनी थी वो आप बाद में कह रहे हैं, तो ये सब क्या है, गलत होता है। पढ़ने वाले का उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो क्रमबद्धता भी आपके लेटर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है। पत्र की सातवीं विशेषता है विनम्रता और शिष्टता। विनम्रता का मतलब जिसको आप लेटर लिखकर भेजे हैं उसको जब वो पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि आपने बड़े आराम से लहजे में, बड़े विनम्रता के साथ, बड़े संजीदगी के साथ आपने अपना लेटर लिखा है। मतलब लिख दिया लेटर ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके, अजीब अजीब थोड़ा कड़वी बातों वाला वर्ड यूज़ किया, पढ़ने वाला कहेगा हट जाओ, तो मुझे ये लिखते हो, वो पढ़ेगा ही नहीं। शिष्टता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आप अपने से बड़ों को लिखें या छोटे को लिखें, प्यार से लिखना चाहिए। आठवीं जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो विराम चिन्ह पर विशेष ध्यान। मतलब विराम चिन्ह का मतलब जहाँ कॉमा, डैश, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा ये सब लगाना है वहाँ पर उसको लगाइए। इन सबको ध्यान में रख कर लिखिए, तभी आपका लेटर एक अच्छा लेटर कहा जाएगा। अच्छे पत्र की नौवीं विशेषता है उद्देश्यपूर्ण। मतलब कि आप जिस उद्देश्य से लेटर को लिख रहे हैं तो उस उद्देश्य को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, इधर उधर की बातें ना कीजिए। मतलब उद्देश्य आपका कुछ था, आप लिख कर भेज दिए कुछ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो बात आपको कहनी है वो उसको पूरे तरीके से कम शब्दों में अच्छे से कहनी है। तो ये 9 बातें अगर आपके लेटर के अंदर होती हैं तो आपका लेटर एक अच्छा लेटर कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग का टॉपिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ब्लॉगिंग पर भी मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है ब्लॉगिंग के ऊपर जो कि डिटेल में मैंने आपको समझाया है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको एक लॉन्ग आंसर वहाँ से तैयार होगा। तो ब्लॉगिंग क्या है शॉर्ट में समझ लीजिए। डिटेल में जानने के लिए आप वही यूनिट की वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ब्लॉग जो है ऑनलाइन पत्रिकाएं हैं। देखो यहाँ से आपको अगर क्लियर ना हो ब्लॉग क्या है तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ब्लॉग जो है वो ऑनलाइन पत्रिकाएं हैं जिनका रख रखाव उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने विचारों को अन्य लोगों के साथ साझेदार करना चाहते हैं। मतलब साझा करना चाहते हैं, दूसरे को बताना चाहते हैं। तो जो लोग ब्लॉग लिखते हैं वो ऑनलाइन पत्रिकाएं हैं और उसको रख रखाव कौन करता है? जो व्यक्ति उसको लिखता है और अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करना चाहता है, दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, तो वो ब्लॉग कहलाता है। तो डिटेल में आप क्लास देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी प्लेलिस्ट की। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में जरूर पूछेगा, वो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखो लेटर जो है, पत्र जो है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है औपचारिक जिसको इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र जिसको इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, आपको इसके बारे में डिफरेंसेस पता होना चाहिए, क्योंकि इसका अंतर पूछ देता है एग्जाम में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर इसके बारे में समझ लीजिए, प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपने अगर हमारे साथ जुड़कर पूरी क्लासेस की होंगी तो आपका क्वेश्चन किसी भी यूनिट से आ जाए आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हर टॉपिक हमने डिटेल में कंप्लीट कराया है। सबसे पहले देखते हैं औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र वो पत्र होता है जो प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि के लिए लिखे गए पत्र होते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। मतलब जो आप अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, आप अपने प्रधानाचार्य को लेटर लिखेंगे तो एक फॉर्मल वे में लिखेंगे, एक सही तरीके से लिखेंगे। आप अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, आप व्यापारी को लिख रहे हैं, आप अपने किसी ग्राहक को लिख रहे हैं, आप किसी पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं, आप किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो आप नहीं कह सकते कि मैंने अनौपचारिक पत्र लिखा है, वो पत्र औपचारिक होगा। जबकि अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यक्ति लिखता है, मतलब कि जो अपने परिवार के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपने दोस्तों के लिए पत्र लिखता है, वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो दोनों के बीच में अंतर समझना आसान है। देखो व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत का मतलब जो अपने पर्सनल यूज के लिए आप लेटर लिखते हो, आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो तो आप नहीं कहेंगे कि मैंने फॉर्मल लेटर भेजा है, वो आपके अनौपचारिक पत्र के अंदर आएगा।
जो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवारों के सदस्य के लिए लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र निमंत्रण के लिए यानी किसी को इनविटेशन देने के लिए, बधाई देने के लिए, सुख दुख में विदाई आदि करने के लिए लिखे जाते हैं। किसी को आपको शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना है, उसकी खुशी की बात है, किसी घर मृत्यु हो गई, दुखी की बात है, तो सुख दुख में विदाई आदि देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, घर के लोगों को, परिवार के सदस्यों को, तो वो व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र होता है। जबकि आप अपने किसी व्यापारी को, किसी ग्राहक को, किसी पुस्तक विक्रेता को, संपादक को, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, अपने ऑफिस के बॉस को लेटर लिखते हैं, तो ये सब आपका फॉर्मल मतलब लेटर होगा। मतलब आपके काम से रिलेटेड जो भी लेटर होगा, आपके वर्क से रिलेटेड, वो आपका क्या होगा, प्रोफेशनल, वो औपचारिक कहलाएगा। और आपका जो पर्सनल होगा, फैमिली से रिलेटेड, वो आपका अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से लिख लेंगे। अब आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। टिप्पण के बारे में भी आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ चुके हैं। टिप्पण क्या होता है, इसका अर्थ, इसकी विशेषता सब हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। और मैंने आपसे कहा था कि टिप्पण का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसकी विशेषता एग्जाम में जरूर पूछेगा। टिप्पण की पहली विशेषता है संक्षिप्तता, मतलब ये भी संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। टिप्पण का उद्देश्य ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त करना है। टिप्पण का मतलब ही होता है कि कम से कम शब्दों को लिखें आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें कह दें आप। कम शब्दों में अधिक बातें कह देना टिप्पण है। अतः टिप्पण जो होता है संक्षिप्त व सुस्पष्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और छोटे में ही पूरा होना चाहिए और पढ़कर क्लियर होना चाहिए। टिप्पण के बारे में भी आप डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका ये इम्पोर्टेंट है। आपका आपकी दूसरी विशेषता है टिप्पण की क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस होना चाहिए। टिप्पण में क्रमबद्धता होना बहुत ही जरूरी है। यदि टिप्पण विस्तृत है यानी बड़ा है तो उसके प्रथम अनुच्छेद को छोड़कर अन्य अनुच्छेदों को क्रम संख्या में बांट देना चाहिए। इससे टिप्पण के निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को विषय के आकलन में सहायता मिलती है। मतलब अगर आप किसी टॉपिक पर टिप्पण लिख रहे हैं तो एक क्रम में लिखा होना चाहिए ताकि जब अधिकारी को टिप्पण दिया जाए तो अगर उसको किसी भी बात का फैसला लेना है तो वो टिप्पण को पढ़कर एक सीक्वेंस में बातों को पढ़कर आकलन कर सके, अच्छे से असेसमेंट कर सके, तो इसलिए इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। टिप्पण की तीसरी विशेषता है स्पष्टता यानी कार्यालयीय टिप्पण प्रायः स्पष्ट ढंग से लिखे जाने चाहिए। टिप्पण लेखन में शब्दों या वाक्यों का अनुचित और भ्रामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखो सभी में स्पष्टता भी होनी चाहिए, चाहे आप टिप्पण हो, संक्षेपण हो, प्रारूपण हो, सभी में संक्षिप्त होना चाहिए। ये बातें तो आप पहले भी जान चुके हैं। और टिप्पण की अगली विशेषता है भाषा यानी टिप्पण की भाषा बहुत ही सरल, आसान और सुस्पष्ट होनी चाहिए। टिप्पण पर मुहावरे व कहावतों का प्रयोग न करके विचारों तथा तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो भी तथ्य हैं, जो भी विचार हैं, जो भी वास्तविकता है टिप्पण में बहुत ही सही तरीके से लिखी जानी चाहिए। मुहावरे या कहावतों का प्रयोग टिप्पण के अंदर नहीं करना चाहिए। तो ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आप एकदम रट ही लीजिएगा। आपका क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या है। ये अक्सर पूछ देता है वेरी शॉर्ट में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। ई गवर्नेंस का अर्थ है कि वेबसाइट के माध्यम से सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी आम लोगों को देना और सरकार से संबंधित जो भी उनके काम को तेजी से निपटाने की सुविधा प्रदान करना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसके पहले मैं आपको क्लासेस करा दी थी तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। वेबसाइट से एक बात याद आई, देखो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं जो कि आपको याद रखना है। आप जब प्लेलिस्ट को चेक करेंगे डिटेल में आपको अपनी हर यूनिट मिलेगी, तो उसमें जो वेबसाइट वाला टॉपिक है आप चेक करके पढ़ लीजिएगा कि कैसी कैसी वेबसाइट होती हैं, उस पर क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हिंदी की वेबसाइट से प्रश्न ज़रूर बनता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, वहाँ पे जितनी वीडियोस अपलोड हैं अगर आप एक बार देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता हो या सब्जेक्टिव पेपर होता हो, आपका उसमें पूरा नंबर एकदम पक्का है। और आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इन सभी के आंसर को तैयार कर लीजिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपने सभी सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर के चैनल पर विजिट कीजिए। आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पर डिटेल में मिलेंगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।